Hello my dears, welcome to Science Era classes. Now we will do example 1.2. How do we check predictions? Predictions means future. हम किसी भी चीज़ का future कैसे check कर सकते हैं? Varsha told her friend Meghna it will rain this afternoon because the clouds look dark. वर्षा अपनी फ्रेंड मेघना को बताती है कि इस दोपहर बारिश होगी क्योंकि बादल काले हैं. Think of some questions Meghna could ask Varsha to make this prediction scientifically testable. अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन सोचने हैं जो मेघना को वर्षा से पूछने चाहिए ताकि जो प्रिडिक्शन है वो थोड़ी साइंटिफिकली टेस्टेबल हो सके ताकि हम उसे टेस्ट कर सकें. आंसर इज गुड साइंटिफिक क्वेश्चंस विल लुक फॉर मेजरेबल एविडेंस एंड पास्ट पैटर्न्स. ठीक है, तो जो अच्छे साइंटिफिक क्वेश्चंस होते हैं वो किस पर ध्यान देते हैं? मेजरेबल एविडेंस, कुछ इस तरह के प्रूफ जो मेज़र किए जा सकें, एंड पास्ट पैटर्न्स, लास्ट टाइम जो पैटर्न्स फॉलो होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है. क्वेश्चंस विद सिंपल येस और नो आंसर्स आर यूजुअली नॉट सो यूज़फुल. जो येस और नो में आंसर देने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते. मेघना कुड आस्क वर्षा क्वेश्चंस लाइक दीज आर जस्ट एग्जाम्पल. मेघना को कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछने चाहिए, जो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए. एंड फर्स्ट इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्काई व्हेन इट रेन्ड द लास्ट टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्काई की कंडीशन क्या थी जब लास्ट टाइम बारिश हुई थी. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये होगी. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द ह्यूमिडिटी टुडे. आज ह्यूमिडिटी कैसी है. वॉज इट अबव 80% द लास्ट टाइम इट रेन. जब लास्ट टाइम बारिश हुई थी तब क्या ये 80% से ऊपर थी. सो वी कैन कंपेयर. वट इज़ टूडेज विंड स्पीड एंड डायरेक्शन. विंड की, हवा की स्पीड और डायरेक्शन क्या है. इज़ द टेम्परेचर ड्रॉपिंग लाइक इट डिड बिफोर द रिसेंट रेन्स. जो अभी बारिश हुई थी लास्ट टाइम उस टाइम पे टेम्परेचर किस तरह से डाउन जा रहा था और अभी टेम्परेचर में किस तरह की वेरिएशंस हैं. क्वेश्चन लाइक दीज आस्क अबाउट मेजरेबल डेटा एंड पास्ट पैटर्न्स. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जो डेटा मेज़र करने के लिए, पास्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं. विच गो बियॉन्ड मेयर क्लाउड्स लुक डार्क. और जो इस क्वेश्चन से बहुत दूर है, इस बात से बहुत दूर है कि जो बादल हैं वो काले हैं और इस बेस पे हम प्रिडिक्ट कर दें कि बारिश होगी. Next is pause and ponder. Think of a prediction you or your family made recently. For example, the outcome of a cricket match, was it based on evidence and reasoning or mainly on guesswork? आपको एक ऐसा इंसिडेंट, इस सिचुएशन सोचनी है जिसमें आप प्रिडिक्ट कर रहे थे. लाइक उन्होंने एग्जांपल के लिए दे दिया कि मान लो एक क्रिकेट मैच है, आप हो या फिर आपकी फैमिली है जो एक प्रिडिक्शन कर रही है कि क्रिकेट देखते हुए कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी. इस तरह की एक सिचुएशन है. तो आप वो जब एज्यूम कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, वॉज इट बेस्ड ऑन एविडेंस. तो क्या जब आपने वो प्रिडिक्ट किया था इस तरह की सिचुएशन में तो क्या वो एविडेंस था उसका आपके पास, कोई रीज़न था, या मेनली गैसवर्क और गैसवर्क था. फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेट की ही बात करी तो उसमें मैच में आप ये सोचते हैं कि कौन सी टीम विन करेगी. ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि इंडिया ने विन करना है तो इंडिया जब विन करेगी या जीत गई है या जीतेगी तो हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ प्रूफ हो कि उसमें टीम प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं खेलने वाले, और रीज़न होगा आपके पास कि उन्होंने लास्ट टाइम बहुत अच्छा खेला था, वो जीत गए थे. ठीक है, और हो सकता है आपने गेस किया हो कि आपकी फेवरेट टीम खेल रही है तो वो जीत जाएगी. तो एविडेंस भी लगा सकते हैं, रीजनिंग भी लगा सकते हैं और गेस वर्क भी लगा सकते हैं. आपने इसमें से क्या लगाया था. हाउ कैन साइंटिफिक थिंकिंग इम्प्रूव सच प्रिडिक्शन. अब जो भी आप प्रिडिक्शंस कर रहे थे अपने बेस पे, लेकिन साइंटिफिकली अगर आप थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो आपकी प्रिडिक्शंस किस बेस पे होंगी. तब आपकी प्रिडिक्शंस होंगी कि उस टाइम पे जो प्लेयर है, ठीक है, वो इंजरी तो नहीं है, उसको कोई इंजरी तो नहीं है, कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं है. और दूसरा, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है पहले कैसा था जब वो खेल रहे थे, अब की बार कैसा था. जो पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, लास्ट टाइम वो जब खेल रहे थे तब वो पैटर्न, कौन से पैटर्न पे खेल रहे थे, मतलब कितनी बार वो जीते, कितनी बार हारे. ठीक है, दूसरा हो सकता है उनका जो प्रेजेंट में वो जो स्कोर बना रहे हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है. तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है मेज़र करनी पड़ेंगी. और स्पीड भी, विंड की स्पीड, डायरेक्शन, इसमें भी काम करेगी. तो इस तरह से कुछ मेजरेबल डेटा और पास्ट पैटर्न के बेस पर हम साइंटिफिकली सोचकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन सी टीम जो है जीतने वाली है.
रेडी टू गो बियॉन्ड, वाई डू वेदर फोरकास्ट समथिंग समटाइम्स गो रॉन्ग। फोरकास्ट होता है फ्यूचर में जो बताया जाता है, वेदर फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में आने वाला जो मौसम है वो समटाइम्स क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, प्रिडिक्शंस होती हैं कुछ और वो समटाइम्स गलत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? वेदर डिपेंड्स ऑन मैनी चेंजिंग फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। वेदर में, मौसम में बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हैं, लाइक टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, और ये कभी भी बदल सकते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वेदर फोरकास्ट यूज़ मेजरमेंट्स एंड मॉडल्स। जो वेदर फोरकास्ट हमें बताया जाता है, लाइक हम अपने फ़ोन में भी चेक करते हैं, ठीक है, गूगल पे चेक किया जाता है इसको। तो जब वो चेक करते हैं तो वो किसका यूज़ करते हैं, कुछ मेजरमेंट्स और मॉडल्स का यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्ट वाले, और उस बेस पे वो वेदर बताते हैं। बट वेरी टाइनी डिफरेंसेस इन कंडीशंस कैन ग्रो ओवर टाइम एंड लेड टू समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। और छोटे छोटे अगर कुछ चेंजेस आ जाएं कंडीशंस में, ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है एनवायरनमेंट में, वेदर में ले आते हैं। दिस इज़ वाई फोरकास्ट आर यूजुअली रिलायबल फॉर अ फ्यू आवर्स और इवन अ फ्यू डेज बट लेस सर्टेन फर्दर इन टू फ्यूचर। कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए कभी कभी वो रिलायबल होते हैं, बट समटाइम्स वो रिलायबल नहीं होते हैं। मतलब कंडीशन हमको दोनों लेके चलनी चाहिए, ज़्यादा इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। बट हाँ, काफ़ी हद तक ये ठीक भी होते हैं, समटाइम्स ये रॉन्ग हो जाते हैं। Even the most successful scientific theories have limits and may fail when new conditions are explored or when measurements become more precise. ये कह रहा है आगे कि मोस्टली टाइम ऐसा भी होता है कि सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरीज जो हैं उनमें भी कमियां होती हैं। लिमिट्स का मतलब होता है कमियां। मे फेल व्हेन न्यू कंडीशंस आर, कुछ नई कंडीशन ऐसी सामने आ जाती हैं, ठीक है, कुछ मेजरमेंट ऐसी आ जाती हैं जो कि पहले से ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो पुराने वाली थ्योरीज होती हैं वो फेल हो जाती हैं। तो वो भी फेल हो सकती हैं अगर कुछ नई कंडीशंस चेंज आ रही हैं और वो बेटर हैं, वो प्रिसाइज हैं, पहले से एक्यूरेट हैं। सच फेलियर्स आर नॉट अ वीकनेस ऑफ साइंस, इन फैक्ट दे आर इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। इस तरह की जो साइंस में थ्योरीज में फेलियर्स आते हैं, ये साइंस की कमजोरी नहीं है, इनफैक्ट दे आर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये साइंस की स्ट्रेंथ है। क्यों? व्हेन प्रिडिक्शंस डू नॉट मैच ऑब्जर्वेशंस, साइंटिस्ट डू नॉट रिजेक्ट आइडियाज़ बेस्ड ऑन ओपिनियन और बिलीफ। जब भी कोई ऐसी प्रिडिक्शंस ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं करती, ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है वो उस आइडिया को ऐसे ही मतलब रिजेक्ट नहीं कर देते हैं किसी की बात पर, बट ओनली ऑन एविडेंस। कोई प्रूफ मिलता है तभी उस बात को ख़त्म किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, ऐसे ही किसी की बात पर रिजेक्ट नहीं होता है। नो साइंटिफिक थ्योरी इज़ एवर फाइनल। कभी भी कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती है कि उसके बाद वो बदली नहीं जा सकती, क्योंकि सब एक प्रिडिक्शंस होती हैं, ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसी के बेस पे बात की जाती है। जब तक आपको वो सब कुछ मैच करते हुए मिल रही हैं तो ठीक है, अगर कुछ चेंजेस आ गए तो उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कभी भी फाइनल नहीं होती, नन इज़ बियॉन्ड क्वेश्चन, और ये कभी भी क्वेश्चन से परे नहीं होती। लाइक आपने कोई क्वेश्चन सोच के उसका आंसर किया है, ठीक है, थ्योरी में, तो वो एक क्वेश्चन माइंड में आया है, उसके बेस पे ही उसकी थ्योरी को बताया गया है। पहले माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, उसके बेस पे वो आंसर बना और वो थ्योरी सामने आई। दिस ओपननेस to being corrected by nature itself is what has allowed science to help us in understanding the world we live in। यही जो ओपनिंग है साइंस की कि कोई भी सोच सकता है, क्वेश्चन उठा सकता है, बस उसका आंसर उसके पास होना चाहिए, ठीक है, और वो आंसर सही तरीके से होना चाहिए, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये सबके लिए ओपन है, और समटाइम्स नेचर खुद ये इन साइंस की चीज़ों को ठीक कर देती है। इसलिए साइंस एक ओपन बुक की तरह है, और इसी वजह से हम इसको अच्छे से अपने वर्ल्ड को, अपने आसपास की सराउंडिंग को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेड्स ऑफ क्यूरोसिटी। चेकिंग वायरल क्लेम्स ऑन सोशल मीडिया इज़ ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। कि ये वायरल होता है सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर कि एक्लिप्स के टाइम पे, एक्लिप्स मतलब ग्रहण के टाइम पे जो खाना है वो हार्मफुल होता है। अ कॉमनली सर्कुलेटेड क्लेम इज़ दैट फूड शुड नॉट बी ईटन ड्यूरिंग एन एक्लिप्स बिकॉज इट बिकम्स हार्मफुल। ये एक आम बात है, सारी जगह फैली हुई है कि जो खाना है वो एक्लिप्स के टाइम पे खाना नहीं चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल हो जाता है। डिसप्रूफ कम्स फ्रॉम आस्किंग सिंपल साइंटिफिक क्वेश्चंस। बहुत सारे सिंपल से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ये बात बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एन एक्लिप्स इज़ जस्ट अ प्ले ऑफ शैडो।
और जो एक्लिप्स है वो बस एक शेडो का खेल है। ठीक है, व्हाट फिजिकल चेंज अकर्स ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं एक्लिप्स के टाइम पे। डज टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली क्या, उसको हम स्पेशल काउंट कर सकते हैं कि टेम्परेचर में एक बहुत ही काउंटेबल चेंज आया है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें। डज फूड गो बैड, कि क्या उस टाइम पे खाना जो है वो ख़राब हो जाता है। इफ़ इट इज़ लेफ्ट इन अ शेडो, अगर उस शेडो में अगर हम खाना रखें तो क्या वो खाना ख़राब होगा। यू विल कंक्लूड दैट नो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म सपोर्ट सच अ क्लेम। तो कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल मैकेनिज्म इस चीज़ को प्रूफ नहीं करता कि कोई, मतलब वो ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आते, ना फिजिकल चेंजेस आते हैं एक्लिप्स की वजह से, ना ही केमिकल और ना ही बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करता कि एक्लिप्स के टाइम पे खाना जो है वो ख़राब हो जाता है, तो वो बस एक र्यूमर है। नेक्स्ट इज एज कंटिन्यू योर जर्नी थ्रू साइंस इन ग्रेड्स 9 एंड 10 यू विल ग्रेजुअली डेवलप हैबिट्स ऑफ थिंकिंग दैट आर यूजफुल फॉर बियॉन्ड द क्लासरूम। अगर लगातार आप इसी तरह से जर्नी करते रहेंगे अपनी 9th और 10th में, ठीक है, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक थिंकिंग की हैबिट डेवलप हो जाएगी जो कि आपको यूज़फुल रहेगी। क्लासरूम के बाहर भी आप साइंटिफिकली सोच पाएंगे। A helpful strategy is to first understand the situation being studied, then identify the quantities that matter, and finally make a rough estimate to check whether an answer makes sense. तो जब भी आप साइंटिफिकली सोचेंगे तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, बीइंग स्टडीड मतलब आपने उसको प्रॉपर तरीके से समझना है कि क्या सिचुएशन है। फिर उस सिचुएशन में ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी क्वांटिटी आपके लिए मैटर करती है, किस किस चीज़ के बारे में आपने सोचना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मेन जिन पे आप फोकस करना चाहते हैं। फाइनली मेक अ रफ एस्टिमेट टू चेक वेदर एन आंसर मेक अ सेंस। और फिर आपने एक आंसर बनाना है और उसको देखना है कि क्या आपकी जो क्वेश्चंस हैं उसको पूरा कर रहा है आंसर। एग्जैक्ट वैल्यूज़ आर नॉट, एक रफली एस्टिमेट बनाना है बस उसका। एग्जैक्ट वैल्यूज़ आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रीजनिंग। जब आप इस स्टार्टिंग में ये चीज़ों को सोच रहे हैं तो आप अप्रोक्सीमेट भी आंसर के पास बन रहे हैं कि हाँ आपको सही लग रहा है, आप जो सोच रहे हैं आंसर उस क्वेश्चन का, तो आप सही जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर आपको आंसर की ज़रूरत नहीं है, एस्टिमेट भी चलेगा। Often an approximate estimate is enough to tell us whether a result is reasonable or impossible. तो वो चीज़ जो है जो भी आप आंसर देना चाह रहे हैं, क्या वो आंसर सही है या गलत है, वो पॉसिबल है आंसर या नहीं है, तो ये मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर से ही पता लग जाता है। नेक्स्ट इज लर्निंग टू एस्टिमेट हेल्प्स यू बिल्ड इंट्यूशन। जब हम ये सीख जाते हैं, एस्टिमेट लगाना सीख जाते हैं, आइडिया लगाना सीख जाते हैं, तो उससे एक इंट्यूशन बन जाती है। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, आपको पता लग जाता है कि ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा। डिटेक्ट एरर्स, आप गलतियां पहचानने लगते हैं। डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर थिंकिंग, और आप ही की जो थिंकिंग है, सोच है, उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है। व्हाट आर यू थिंकिंग, आपको पता है कि वो कितना सही है या कितना गलत है। साइंस वैल्यूज़ केयरफुल रीजनिंग परहैप्स मच मोर देन एक्यूरेट कैलकुलेशंस। जो साइंस है वो किस बात को वैल्यू देती है, केयरफुल रीजनिंग मच मोर देन एक्यूरेट कैलकुलेशन। एक्यूरेट कैलकुलेशन के ऊपर नहीं जाती साइंस, जो जाती है मेन जाती है कि आपने चीज़ों को कितने ध्यान से देखा, कितना उसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज रेडी टू गो बियॉन्ड। हाउ मच राइस वुड फीड अ फैमिली ऑफ फॉर अ मंथ, कि एक आपको एस्टिमेशन लगाना है कि कितने चावल देने पड़ेंगे एक फैमिली को, जिस फैमिली में 4 लोग हैं, और उसको 1 महीने के लिए देना है। तो एक रफ सा एस्टिमेशन लगाना है। टू मेक अ रफ एस्टिमेट एज्यूम दैट ऑल देयर कैलोरीज नीड कम फ्रॉम राइस अलोन। अब हमें ये मान के चलना है कि उसे सारी की सारी कैलोरीज जो है वो सिर्फ चावल से मिलने वाली हैं। एन एवरेज एडल्ट नीड्स अबाउट 2500 किलो कैलोरीज पर डे। और ऑन एवरेज एक जो एडल्ट होता है, एडल्ट मीन्स 18 ईयर से ऊपर जो लोग होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं वर्ड, तो उसके लिए एक पर्सन के लिए इतनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है पर डे। ठीक है, एक दिन की कैलोरीज पता चल गई हमें एक पर्सन की। फाइंड आउट हाउ मैनी कैलोरीज 100 ग्राम ऑफ अनकुक्ड राइस प्रोवाइड्स व्हेन कुक्ड। तो अब हमें ये देखना है 100 ग्राम अगर जो चावल है, जो
कच्चे चावल लिए हमने, उसको जब हम पकाते हैं तो कितनी कैलोरीज एक पर्सन के पास जाती है। ठीक है, तो एक एस्टिमेशन उसका लगा लेंगे। अगर उसका एस्टिमेशन मिल जाता है तो हमें डेली रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी कि उसकी इतनी कैलोरीज लेने के लिए उसको कितने चावल की ज़रूरत पड़ेगी, और ये पर पर्सन की निकलेगी, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और फिर मंथ के लिए हम उसको 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक एस्टिमेशन जो है नंबर मिल जाएगा। द एम इज़ नॉट टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर बट टू चेक वेदर द आंसर मेक सेंस, एज 100 ग्राम फॉर अ मंथ इज़ क्लियरली 2 लीटर। अब हमारा एम सिर्फ क्या है, एक एस्टिमेशन लगाना है, और इतना हमें समझ में आता है कि जो 100 ग्राम चावल है वो तो पूरे एक मंथ के लिए कम ही रहेंगे, है ना, 2 लीटर बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। और अगर हम बात करें वाइल अ फ्यू टन्स इज़ फार टू मच, और अगर हम टन्स की बात करें तो टन्स में जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सच एस्टिमेशन हेल्प्स कनेक्ट साइंस टू एवरीडे क्वेश्चन। तो अगर हम इतना भी एस्टिमेशन लगा पा रहे हैं डेली लाइफ के क्वेश्चंस में अबाउट फूड एंड रिसोर्सेज एंड शोज हाउ वाई अप्रोक्सीमेट रीजनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक स्किल, तो हमें ये समझ में आता है कि साइंटिफिक स्किल जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कि सिर्फ हमें एक एस्टिमेशन लगाना है और उसके हेल्प से भी हम काफ़ी चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एस्टिमेट हाउ मैनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे। एक दिन में हम कितनी लीटर जो है ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मैनी ब्रेथ्स यू टेक पर मिनट। आपने स्टार्ट कहाँ से करना है कि 1 मिनट में आप कितनी ब्रेथ्स लेते हैं, पहले ये काउंट कर लेंगे 1 मिनट में कितनी सांस होती है, एक सांस का वॉल्यूम काउंट करेंगे तो उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। योर एम इज़ नॉट टू फाइंड एन एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं लेना बट अ रीजनेबल एस्टिमेट, और एक बस एस्टिमेट आंसर इसका निकालना है। लेट्स कैलकुलेट। एट रेस्ट वी टेक अबाउट 12 to 15 ब्रेथ्स अ मिनट। अब हमने मान लिया कि जो रेस्ट पे हम चेक करें तो 1 मिनट में 12 से 15 ब्रेथ्स ली जाती हैं। 12 से 15 का मतलब देयर आर 60 × 24 इज इक्वल टू 40 मिनट्स इन अ डे। एक दिन में इतने मिनट होते हैं, एक आवर में 24 मतलब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 60 मिनट, तो 24 × 60 आपके एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, 1440 मिनट्स। सो वी टेक रफली 18 to 22,000 ब्रेथ्स, अबाउट 20,000 ब्रेथ्स अ डे। अब इस सांस के अकॉर्डिंग इसको 12 और 15 में से किसी एक को इससे मल्टीप्लाई करें तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 22,000, तो 18 से 22,000 सांस जो है एक दिन में ली जाती है। तो ऑन एवरेज हमने मान ली 20,000 सांस जो है एक पर्सन एक दिन में लेता है। वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। वन वे टू एस्टिमेट दिस इज टू थिंक दैट इट टेक्स अबाउट 4 to 5 breaths टू फिल अ टिपिकल रबर पार्टी बलून। अब हमें पता है कि एक बलून को भरने में 4 से 5 सांस लगती है, विच व्हेन इन्फ्लेटेड हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 2 लीटर्स। अब जो बलून है उसमें अराउंड 2 लीटर एयर जो है भर जाती है इतनी सांस से जब हम उसे फुलाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 1 ब्रेथ इज परहैप्स अबाउट 0.5 लीटर। मान लो यहाँ से 4 ब्रीथ्स जो हैं 2 लीटर बलून को फिल कर रही हैं, तो यानी कि ½ लीटर एक ब्रीथ का हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से 20,000 ब्रेथ्स थी एक दिन की, एक ब्रीथ में ½ लीटर है, तो यानी कि 20,000 ब्रेथ्स में कितना हो जाएगा 10,000 लीटर्स। ये हमने एक एस्टिमेट लगा लिया। नाउ इट इज़ हार्ड टू सी इफ़ दिस एस्टिमेट इज़ रीजनेबल और नॉट। अब इसको चेक करते हैं कि ये कितना रीजनेबल है। बट इफ़ वी गो बैक टू आर बलून एग्जाम्पल, अब बलून वाले एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे। वन कुड ब्लो अप अ बलून इन अबाउट 20 सेकेंड, कि जो एक बलून है वो 20 सेकेंड के अराउंड जो है फूलता है। इट मीन्स अगर हम बात करें तो 3 बलून्स एक मिनट में, 20 सेकेंड में एक बलून, तो 60 सेकेंड में कितने बलून हो जाएंगे 3 बलून, यानी 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। 1 मिनट में हमारे पास 3 बलून्स फूल गए। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 3 बलून बाय डिवाइड बाय मिनट 2 लीटर्स बाय बलून 40 मिनट्स पर डे विल गिव अबाउट 8,640 लीटर्स। ये कैसे किया है कैलकुलेशन एक बार देख लो। 20 सेकेंड आपके पास एक बलून का, ठीक है, तो 60 सेकेंड में कितने बलून हो गए 3 बलून्स। इट मीन्स 1 मिनट में 3 बलून्स हो गए, 1 मिनट में 3 बलून्स। और आपको पता है एक बलून में कितनी हवा है 2 लीटर, एक बलून में 2 लीटर हवा,
3 बलून में कितनी हो जाएगी, 3 2 जा 6 लीटर। ठीक है, 3 बलून्स में यानी कि 1 मिनट में 3 बलून्स, और 1 मिनट में यानी कि कितनी हवा ले ली, 6 लीटर। 1 मिनट में 6 लीटर ले ली तो 1 मिनट में 6 लीटर हवा होगी, और 6 लीटर 1 मिनट में है तो हमारे पास 1440 मिनट्स में कितनी हो जाएगी, 6 × 1440। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 8640 लीटर्स, और ये अराउंड बैठ गया 10,000 लीटर्स, which for estimation purposes is reasonable close to our earlier estimate of 10,000 liters. Naturally, we would get as extremely tired very quickly after blowing balloons non-stop, unlike normal restful breathing. कि अगर हम नेचुरली इस चीज़ को लगाते हैं हिसाब, तो कोई भी इतना ज़्यादा क्विकली ब्लो नहीं कर सकता नॉन स्टॉप। ठीक है, रेस्टफुल ब्रीथिंग की यहाँ पे बात करी है हमने, मतलब ऐसे अगर लगातार करेंगे तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं, वेरिएशंस आ सकती हैं। नेक्स्ट इज पॉज एंड पॉन्डर। डिस्क्राइब वन सिचुएशन वेयर एन अप्रोक्सीमेट आंसर इज़ गुड इनफ एंड वन वेयर यू वुड नीड अ वेरी एग्जैक्ट वैल्यू। तो आप लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन ले सकते हैं। लाइक अगर हम एक गेम की बात करें तो गेम में जब कोई टीम खेल रही होती है या कोई प्लेयर होता है तो वहाँ पे 1 मिली सेकेंड का भी टाइम चेक किया जाता है। तो मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाती है टाइम की, वहाँ पर कौन जीता है कौन हारा है। ठीक है, तो वहाँ पे मिनिमम स्कोर या मिनिमम टाइम, मिनिमम वैल्यू भी मैटर करती है। लेकिन वही आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो मान लो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक विज़िट करना है, तो आप उसके लिए एक अराउंड फिगर लेके चलेंगे कि आप 1 आवर के आसपास पहुंच जाएंगे, 30 मिनट्स के आसपास पहुंच जाएंगे। तो आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह के लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी सिचुएशंस आप सामने ले सकते हैं। आफ्टर ग्रेड 10 इफ़ यू डिसाइड टू स्टडी साइंस इट विल बी डिवाइडेड into branches like physics, chemistry, biology and earth science, and even in grade 9 and 10 the chapters will focus on some of these areas. We have highlighted some of the exciting things you may learn about in the next level up boxes. अगर आप 10th के बाद भी साइंस पढ़ते हैं तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस ये सब पढ़ेंगे। 9-10th के जो क्लासेस हैं उसमें भी आपको, अगर आपने नोटिस किया तो उसकी ही कुछ पार्ट्स पे हाईलाइट किया गया है, फोकस किया गया है। वी हैव हाईलाइटेड सम ऑफ द एक्साइटिंग थिंग्स यू मे लर्न अबाउट इन द नेक्स्ट लेवल, कि आप उसको नेक्स्ट लेवल में बहुत अच्छे से सीखेंगे। हाउएवर डू रिमेंबर दैट द नेचुरल वर्ल्ड डज नोट हैव एनी सच बाउंड्रीज, कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि आपको कहाँ तक जाना है। दीज डिविजन्स आर मेड बाय अस टू ओनली हेल्प ऑर्गेनाइज नॉलेज, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये जो डिविजन्स की गई हैं, ब्रांचेस बनाई गई हैं, इनको डिवाइड किया गया है साइंस को आगे कैटेगरीज में, ये हमने खुद से ही किया है ताकि हम उसको ऑर्गेनाइज तरीके से समझ सकें, नॉलेज गेन कर सकें। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फिजिक्स के बिना केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री के बिना फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के बिना बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी के बिना केमिस्ट्री नहीं, मतलब एक दूसरे पे सारी की सारी डिपेंड करती हैं। मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टुडे सच एज एन अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, डेवलपिंग मेडिसिन्स और डिज़ाइनिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज रिक्वायर आइडियाज़ फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स टुगेदर। तो आज की डेट में अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना हो, मेडिसिन्स बनानी हो, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करनी हो, तो इसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब ब्रांचेस इंक्लूड होती हैं, सब इकट्ठे काम करती हैं। साइंस ऑल्सो कनेक्ट्स नेचुरली विद मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड सोशल साइंस। साइंस इन सब चीज़ों को भी कनेक्ट करती है, उसमें मैथ्स भी मिलेगा, टेक्नोलॉजी भी, आर्ट्स भी और सोशल साइंस भी, सब चीज़ें मैटर करती हैं, एक दूसरे से मिलकर बनती हैं। To make sense of the world fully, we need to connect multiple ways of knowing and expressing ideas, each enriching the other. तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको पूरी चीज़ों को समझना है तो आपको एक दूसरे से चीज़ों को कनेक्ट करते हुए सीखना पड़ेगा, इनको जानना है, इनको समझना है, इनके बारे में सोचना है, तो वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी। पोज एंड पॉन्डर, चूज अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, मे बी अ प्रेशर कुकर और मोबाइल फ़ोन, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई और चीज़ भी आप
सोच सकते हैं। और अ प्रॉब्लम में बी ट्रैफिक जैम नियर योर स्कूल, आप ट्रैफिक जैम को सोच सकते हैं। मेक अ स्केच लिस्टिंग व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस और मैथमेटिक्स आर इन्वॉल्व। तो आप सोचो कि इनमें से कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है, मतलब हर एक चीज़ कनेक्टेड है। जस्ट आपको एक मैप बनाना है, एक ऐसा स्केच बनाना है जिसमें आप इन चीज़ों को कनेक्टेड दिखा सको। शो हाउ एट लीस्ट 2 ब्रांचेज ऑफ साइंस कनेक्ट विद योर एग्जाम्पल। आपने एग्जाम्पल में कम से कम 2 ब्रांच को एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाना है। अगर हम बात करें प्रेशर कुकर की, प्रेशर कुकर में जब खाना बनता है तो खाना जब हीट होता है तो हीट की जो बात करें कि कितने टेम्परेचर पर वो गर्म हो रहा है, तो वो किस में आ जाता है, फिजिक्स में। और जब अंदर खाना पकता है तो वो केमिकल चेंज होते हैं, खाना सॉफ्ट हो जाता है, खाने लायक बन जाता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से ये फिजिक्स केमिस्ट्री कनेक्ट हो गया। आप उसकी क्वांटिटी चेक करते हो, उसका टाइम चेक करते हो कि कितने टाइम के लिए होगा, तो इस तरीके से मैथ्स भी उसमें कनेक्ट हो गया, इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। मोबाइल फ़ोन की बात करें, मोबाइल फ़ोन में भी अगर आप इसकी साइज़ की बात करते हैं, इसके अंदर सर्किट की बात करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में वो किसके काम आएगी, फिज़िक्स की बात होगी। इसमें बैटरी जो लगी हुई है, बैटरी काम करती है, वो उसमें केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स अपना काम करते हैं, तो वो एक केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। ठीक है। फिर इसमें भी डेटा होता है आपका, तो वो किस में इन्वॉल्व हो जाता है, मैथमेटिक्स में। इसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें होती हैं। शो हाउ एटलीस्ट 2 ब्रांचेज ऑफ साइंस, मतलब अब हमने शो कर ही दिया, इस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। रेडी टू गो बियॉन्ड, हाउ डज़ अ मास्क रियली वर्क। एक जो मास्क होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं। सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स नॉलेज फ्रॉम सेवरल ब्रांचेज ऑफ साइंस। कोई भी जब रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो उसके लिए डिफरेंट ब्रांचेज जो साइंस की होती है वहाँ से नॉलेज रिक्वायर करनी होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक वी ऑल यूज मास्क फॉर सेफ्टी। कोविड-19 के टाइम पे सबने मास्क यूज़ किया था सेफ्टी के लिए। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ मास्क वर्क्स रिक्वायर कंसेप्ट फ्रॉम फिजिक्स, पार्टिकल मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इस बात को समझो कि मास्क कैसे काम करता है। वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री इन सबको कनेक्ट किया गया था। ये सोचा गया कि जो पार्टिकल है वो किस मोशन से आते हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें ब्रीथ कर पाएँ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किस तरह की वहाँ पे पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होती है जो हमारे लिए हेल्दी है नहीं है, किस तरह के पार्टिकल्स को हमने अलाउ करना है मोशन को और किसको अलाउ नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ केमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर फाइबर। जो हम इसमें जो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं वो पॉलीमर का यूज़ हो रहा है, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो किस तरीके का कपड़ा इसमें यूज़ किया जाना चाहिए। बायोलॉजी, अगर हम इसमें देखें, साइज़ एंड बिहेवियर ऑफ वायरस। साइज़ भी देखा जाएगा वायरस का कि किस वायरस का क्या साइज़ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको एंटर करने देना है इसमें से या नहीं करने देना है। ऑफ कोर्स नहीं करने देना, तभी तो सेफ्टी के लिए यूज़ किया। एंड बिहेवियर ऑफ वायरस, वायरस का बिहेवियर क्या किस तरह का है, तो इससे पता चल जाता है, मतलब हमें ये सब कनेक्ट करके ही चीज़ों को बनाया जाता है। मैथमेटिक्स, मॉडलिंग, एयर फ्लो एंड फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी। अब कैलकुलेशन तो इसमें चाहिए, ठीक है, कि एयर का फ्लो कितना होना चाहिए ताकि जो सांस है वो प्रॉपर से ली जाए। फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, कितना जो है फिल्टर होके एयर अंदर जानी चाहिए। Finally, as we have mentioned in every textbook, science is not just a collection of facts, equations और experiments. लास्ट में वो बता रहे हैं कि वो हर बुक में ये बात बताते हैं कि साइंस जो है वो ये नहीं है कि आपने बातों को इकट्ठा किया, इक्वेशंस इकट्ठी कर ली, एक्सपेरिमेंट्स देख लिए, ठीक है। दिस इज़ नॉट साइंस, इट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी शेप्ड बाय क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड केयरफुल क्वेश्चनिंग। साइंस का काम क्या है, ह्यूमन को एक्टिव करना, उसको एक उसकी क्यूरियोसिटी को शेप देना कि वो किस तरह से सोचे, उसके माइंड को क्रिएटिव बनाना, डिफरेंट तरीके से वो सोच सके। कोलैबोरेशन मतलब वो चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। एंड केयरफुली क्वेश्चनिंग, और माइंड में बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग ला सके जिससे वो कुछ आंसर निकाले, कुछ इन्वेस्टिगेट करे, कुछ डिस्कवर करे। इट ग्रोज एज पीपल आस्क क्वेश्चंस, टेस्ट आइडियाज़, शेयर रिजल्ट्स एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। तो यही ग्रोथ होती है एक, कि हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, अपने माइंड में जो आइडिया उसको टेस्ट करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है क्या है, उसका क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है, फिर अपने रिजल्ट्स को शेयर करते हैं। एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अगर कुछ गलत हो जाए तो उससे हम सीखते हैं और उसको फिर चेंज करके फिर से ट्राई करते हैं। दैट इज़ साइंस।
Science develops over time through the work of many individuals across different cultures and generations. साइंस जो है वो टाइम के साथ साथ डेवलप होती रहती है। आप जब अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, अलग कल्चर्स में जाकर अलग तरीके से डिफरेंट टाइप की जनरेशन से के साथ मिलकर काम करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस सीखते हैं, नए आइडियाज़ सीखते हैं, तो ये मिलकर आप साइंस के बारे में डेवलप करते हैं अपने आप को। इवन इफ़ यू डू नॉट चूज़ टू स्टडी साइंस बियॉन्ड ग्रेड 10, अगर आप 10th के बाद साइंस को चूज़ नहीं भी करते, स्टिल साइंटिफिक थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन वट एवर यू डू। आप जो भी करें वो साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी दैट सराउंड्स यू। आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी आपके आसपास है उसको समझने में ये हेल्प करती है। एंड हेल्प्स यू इवेल्युएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली एंड मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड यू लिव इन। आपको आपके सराउंडिंग समझाती है, उसको समझने में हेल्प करती है कि चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, क्यों हैं। एज यू बिगिन this stage of exploration, science invites you not only to learn about the world but also to learn how we are trying to understand it. तो जैसे जैसे आप इस स्टेज में आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, तो साइंस आपको सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के बारे में सिखाती ही नहीं है, पर वो ये भी सिखाती है हाउ वी आर ट्राइंग टू, कि हम कैसे चीज़ों को समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे देखना चाहिए उनको, ये सब भी समझाती है। Embark on your journey of discovery, looking carefully through the magnifying glass of evidence, guided by the compass of curiosity. हैप्पी एक्सप्लोरिंग। तो अपनी जर्नी को एक्सप्लोर करें, डिस्कवरी वाली जर्नी को, नई नई चीज़ों की खोज करें, ठीक है। और मैग्नीफाइंग ग्लास आपके पेज पर ये बताता है कि आपको चीज़ों को ध्यान से केयरफुली देखना है, ठीक है, हर चीज़ को, गाइडेड बाय द कंपास ऑफ क्यूरियोसिटी। और कंपास आपको ये बताती है कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको एक गाइडेंस दो, किस डायरेक्शन में आपने प्रॉपर उसके बारे में सोचना है। हैप्पी एक्सप्लोरिंग, अपने माइंड को एक्टिव रखो। थैंक यू।